सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं आपके? 10 क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 × 10 यानी 20 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपके स्कोर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिव में 20 आउट ऑफ 20 कर सके। तो चलिए ये पीवाईक्यू देखते हैं और साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो रेफ्रिजरेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला एक टर्म यूज हुआ जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को समझना होगा कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि मान के चलिए आपका जो एटमॉस्फेयर है या जो भी आपका रूम है उसका टेम्परेचर मान के चलिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अप्रोक्स मान के चलते हैं। तो अगर उससे कम टेम्परेचर आप किसी रीजन में बना पा रहे हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री है रूम में और आप कहीं पे 10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर दे रहे हैं, तो ये जिस प्रोसेस से हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। यानी हमारा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें किसी रीजन को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम करके रखने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात की गई है। तो 1 टन का मतलब होता है यहाँ पे 1 टन। तो 1 टन का मतलब होता है 1 टन का मतलब आपका क्या होता है? 1000 kg। 1000 kg। तो 1000 kg यहाँ पे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब हुआ? 1000 kg आपके पास अगर आइस है, ये आइस मान के चलते हैं, मान लीजिए आपके पास आइस है यहाँ पे, यहाँ पे जो है आपका आइस है ये, और ये 1 टन 1000 kg का 1 टन का मतलब क्या है? 1000 kg का। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आपको 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे सकता है या कितना कूलिंग दे सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो ये जो इसका वैल्यू होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का, जिसको 1 TR भी बोलते हैं, तो इसका वैल्यू या तो 3.5 किलोवाट होता है या 210 किलो जूल पर मिनट होता है, या इसका एक और वैल्यू होता है जो कि अप्रोक्स 2000 के आसपास होता है। 2000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। 2000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? 3.5 किलोवाट। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 3.5 किलोवाट। और ऑप्शन है 4.2 किलोवाट, 12 किलोवाट, 20 किलोवाट। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा 3.5 किलोवाट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, द बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले बेल कोलेमान साइकिल का हम लोग पीवीटीएस डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो ये मेरा कौन सा साइकिल है? बेल कोलेमान साइकिल। तो बेल कोलेमान जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, पहले तो बेल कोलेमान सिस्टम समझ लीजिए क्या होता है। अगर इसका पीवी डायग्राम हम लोग प्लॉट करें तो पीवी डायग्राम इसका कुछ इस तरह का होता है बेल कोलेमान साइकिल का। ये मान के चलिए आपका 1 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है और 4। तो ये जो बेल कोलेमान, सिंपल बेल कोलेमान जो साइकिल है, ये आपको जेट इंजन के लिए यूज होता है या जेट गैस टरबाइन के लिए यूज होता है। इस तरह से क्या मान सकते हैं, ये यूज होता है आपका किसके लिए? गैस टरबाइन के लिए। लेकिन अगर इसका हम लोग रिवर्स लेते हैं, बेल कोलेमान साइकिल का अगर हम लोग रिवर्स लेते हैं, या एक तरह से मान के चलिए ये तो बेल कोलेमान साइकिल हुआ, सॉरी यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया सर, सारा ब्रेटन साइकिल का फिगर बना दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, तब तक अभी उसको चेंज कर दो कोई नवा का, ठीक है। किस पेनवा को? वो आ रहा था ना, ठीक में टेक्स्ट हो गया है, टेक्स्ट। अच्छा हाँ, पेन, अब हो गया। ठीक।
क्वेश्चन नंबर बी को चेंज करना चाहिए। अब इसको फिर से मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, द बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो क्या जो बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, और ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले ब्रेटन साइकिल को समझना होगा कि ब्रेटन साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रेटन साइकिल को हम लोग समझ लेते हैं। ब्रेटन साइकिल, तो ब्रेटन साइकिल का अगर आप पीवी डायग्राम देखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम, तो ये कुछ ऐसा होता है। यहां पे हम इधर से बना देते हैं। ये पीवी डायग्राम है बेल कोलेमान साइकिल का, सॉरी ब्रेटन साइकिल का। 1 2 3 4, ये क्या है आपका प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है। और ये दोनों जो प्रोसेस है ये एक तरह से क्या होते हैं, ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं एक तरह से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये क्या होता है, मेरा ब्रेटन साइकिल होता है। और ब्रेटन साइकिल किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज होता है गैस टरबाइन के लिए। लेकिन अगर इसका हम रिवर्स ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स ले लेते हैं, मतलब उल्टा ले लेते हैं, ये प्रोसेस 1 से 2 ऐसे रहता है, इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जब ये रिवर्स हो जाता है तो ये बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन साइकिल को फॉलो करता है। यानी अगर एक तरह से बोले तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल एक तरह का एयर स्टैंडर्ड साइकिल बन जाता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल जब बन जाता है तो ये जो बेल कोलेमान साइकिल है ये भी एक तरह का क्या है, आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल ही है। तो इसी को हम लोग बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलेंगे, बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रिवर्स ब्रेटन साइकिल है तो उसको हम लोग बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर द डैश डैश ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम जिसको VCRS साइकिल बोलते हैं, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम का अगर बेसिक अगर आप लोग देखें तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका क्या होता है, ये होता है आपका इवापोरेटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवापोरेटर। दूसरा जो आपका होता है, एक होता है कंप्रेसर, यहाँ पे आपका क्या लगा होता है, कंप्रेसर, ये आपका हो गया कंप्रेसर। और यहाँ पे एक लगा होता है जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर। और उसके बाद यहाँ पे एक लगा होता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। तो ये मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है आपका। तो बेसिकली अगर इस सिस्टम में देखा जाए तो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक टैंक भी होता है, स्टोरेज टैंक, जहाँ पे आपका क्या रखा होता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसको यहाँ पे भर के रखा जाता है। तो इधर से आते हुए जब आएगा तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पूछा क्या है, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ से आता है, एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए यहाँ पे आता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है और टेम्परेचर भी यहाँ पे कम होता है। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे दोनों लो होते हैं। लेकिन जब ये इवापोरेटर के पास आता है तो इवापोरेटर के पास जैसे ही आता है तो यहाँ पे होता क्या है, और एक चीज और रहता है
कि ये जो फॉर्म होता है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का फॉर्म होता है वो लिक्विड फेज में रहता है। किस फेज में रहता है? लिक्विड फेज में। लेकिन जैसे ये पास करता है इवापोरेटर से, तो इवापोरेटर आपका क्या होता है, जैसे आप फ्रिज में कोई भी चीज रखते हैं तो उसके हीट को ये खींच लेता है। मान लीजिए इसमें कोई भी आप साग सब्जी रखे हुए हैं तो इसके हीट को ये खींच लेगा, सारे हीट को क्या करेगा, इवापोरेटर खींच लेगा। और जब इवापोरेटर हीट को खींच लेगा तो यहाँ पे फेज चेंज हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा वेपर में। लिक्विड किससे बन जाएगा? वेपर में। बट अभी भी प्रेशर और टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा होगा, अभी प्रेशर और टेम्परेचर उतना राइज नहीं हुआ रहेगा। तो अब ये इंटर करेगा कहां पे? कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करेगा? कंप्रेसर इसको कंप्रेस करके इसके प्रेशर टेम्परेचर को राइज कर देगा। और इस कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर को राइज करेगा, तो जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे सेंसिबल हीट आता है, और सेंसिबल हीट आने की वजह से फेज चेंज नहीं होता है, तो ये वेपर फॉर्म ही यहाँ पे रह जाता है। और फिर ये वेपर जब कंडेंसर से पास करता है, तो कंडेंसर जैसे जब ये पास करेगा तो यहाँ पे इसका फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? आपका लिक्विड बन जाता है। और इस तरह से फिर ये एक्सपेंशन वाल्व से प्रोसेस करते हुए ये मेरा प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है बीसीआरएस साइकिल का। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है? लो है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर, तो प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी लो है। लेकिन यहाँ पे बोला है वेपर, ये क्या है मेरा? वेपर है। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का वेपर कहां पे है, कहां पे इंटर कर रहा है? तो देखिए लो प्रेशर और लो टेम्परेचर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है, तो हम लोग को वेपर को देखना है। तो यहाँ पे देखिए लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कहां पे इंटर कर रहा है? तो इंटर कर रहा है कंप्रेसर पे। तो यहाँ पे कंप्रेसर से इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेसर हो जाएगा। द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन इंटर द कंप्रेसर ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन इज डैश डैश। पहला है सिंगल फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम, दूसरा है टू फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम, और तीसरा है थ्री फ्लूइड ऑब्जर्प्शन सिस्टम। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये आपका थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब तीन फ्लूइड होते कौन कौन से हैं, तो उसका भी नाम ध्यान रखिए। एक आपका इसमें होता है वाटर, दूसरा होता है आपका अमोनिया, जिसको हम लोग NH3 बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तीन ये फ्लूइड होते हैं जो किसमें भाग लेते हैं? आपके इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भाग लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये थ्री फ्लूइड सिस्टम है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री फ्लूइड सिस्टम, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्री फ्लूइड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कंडेंसर। तो देखिए यहाँ पे कंडेंसर की बात की गई है। तो कंडेंसर क्या करता है? अभी हम बताए थे, कंडेंसर बाहर में हीट रिलीज करता है, और उस कंडीशन में ये कंडेंसर जो डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ था ऊपर में, तो कंडेंसर का काम क्या होता है कि मान लीजिए वेपर का पेस अगर आ रहा है तो उसकी हीट को रिलीज कर देगा। और कौन सा हीट रिलीज करेगा? तो लेटेंट हीट को, क्योंकि लेटेंट हीट रिलीज करने से ही फेज चेंज होता है। तो वेपर जो आएगा वो किस फॉर्म में बन जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे लेटेंट हीट को वो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट कैन बी एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। दूसरा है स्मॉल सेल्फ कंटेन यूनिट यूज वाटर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा है लार्ज इंस्टॉलेशन यूज एयर कूल्ड कंडेंसर। और ये क्या है आपका? ऑल ऑफ द मेंशन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए इसमें होता है क्या है, इट कैन बी एयर कूल और वाटर कूल। तो ये आपका एयर कूल और वाटर कूल दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही है। मतलब एयर से भी कूल किया जा सकता है उसको, वाटर से भी कूल किया जा सकता है। दूसरा है स्मॉल सेल्फ कंटेन यूनिट यूज वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो या तो वो छोटा यूनिट हो सकता है जो वाटर कूल्ड हो,
तीसरा क्या है, लार्ज इंस्टॉलेशन यूज एयर कूल कंडेंसर। अगर बड़ा इंस्टॉलेशन लग गया है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एयर के थ्रू कूल करेंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है, इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। तो हीट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो अभी हम बताए थे BCRS रेफ्रिजरेशन साइकिल में कि ये 4 आपके पास इस तरह के डब्बे बनाए थे हमने, इस तरह से हमने प्रोसेस को दिखाया था। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा ये आपका क्या था, इवापोरेटर था, ये कंप्रेसर था, और ये कंडेंसर था, और ये आपका क्या था, एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हीट ऑब्जर्वेशन, मतलब हीट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हीट ऑब्जर्व कौन करता है आपका, ये जो इवापोरेटर है वही आप सारे हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी अपने अंदर खींच लेता है। जो भी साग सब्जी आप रखे हुए हैं उसके हीट को खींच लेता है और उसको ये कूल कर देता है। तो इसका कौन काम करता है, ये इवापोरेटर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इवापोरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैपिलरी ट्यूब। देखिए कैपिलरी ट्यूब भी एक तरह का एक्सपेंशन डिवाइस है। एज एन एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज इन, तो कहाँ पे यूज किया जाता है, वाटर कूलर्स में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में, रूम एयर कंडीशनर में, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए जो आपका कैपिलरी ट्यूब है हर जगह यूज होता है। जैसे आपका क्या है, वाटर कूलर में, वाटर के कूलर में भी यूज होता है। रेफ्रिजरेशन जितने भी होते हैं डोमेस्टिक में, खासकर डोमेस्टिक में कैपिलरी ट्यूब होता है, मतलब कि बहुत पतली पीतल या सॉरी कॉपर की ये एक पाइप की तरह बना हुआ होता है। बहुत सारे देखेंगे आप कंडेंसर के पीछे ऐसा लपटा हुआ रहता है पीछे में रेफ्रिजरेशन के। तो वहीं आपका क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब जो एक्सपेंशन डिवाइस होता है, या रूम एयर कंडीशनिंग में भी लगा होता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो ये तो आपका डाटा से क्वेश्चन पूछा है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व एक आर यूजुअली सेट फॉर सुपर हीट ऑफ। तो इसको सुपर कितने पे सेट करके रखा जाता है, तो ध्यान ये रखना है कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है, एक्सपेंशन वाल्व जो है, इसको हमेशा इसका टेम्परेचर कितने पे सेट करके रखा जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर केल्विन में बात करें तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 273 प्लस 5, ये केल्विन में हो जाएगा, मतलब कि 278 केल्विन पे भी रखा जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में डिग्री में दिख रहा है तो 5 डिग्री या 278 केल्विन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इज डन समर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए दो तरह के एयर कंडीशनिंग होते हैं, एक समर एयर कंडीशनिंग और एक विंटर एयर कंडीशनिंग। तो एक आपका है समर एयर कंडीशनिंग, समर एसी, और दूसरा आपका क्या होता है, विंटर एसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर एसी। तो गर्मी के दिनों में किस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है और ठंडी के दिनों में किस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इसको अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट आपको अगर पता होगा तो उस तरह से आप इसको इजीली समझ पाएंगे। ये आपका क्या होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर जाएंगे तो इसको हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। ये मेरा क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। और नीचे आएंगे तो ये क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाता है आपका, और राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका कूलिंग हो जाता है और राइट साइड में हीटिंग हो जाता है। ये आपका हीटिंग इधर और इधर कूलिंग होता है। ये हीटिंग है, हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। ये कौन सा हीटिंग होता है, सेंसिबल हीटिंग, और ये सेंसिबल कूलिंग, मतलब टेम्परेचर का चेंज होता है। तो अगर आप देखेंगे समर
एयर कंडीशनिंग में, समर मतलब गर्मी के दिन में क्या होता है आपको कि गर्मी के दिन में ठंड की जरूरत होती है, मतलब कि गर्मी जब पड़ रहा है तो उसमें हमको क्या चाहिए, कूलिंग करना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमको क्या चाहिए, कूल एरिया चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि कूलिंग करना होगा। क्या करना होगा, कूलिंग करना होगा। दूसरा, अब इसमें ह्यूमिडिफाई करे कि डीह्यूमिडिफाई करे। तो जब समर एयर कंडीशनिंग है तो उसमें देखते हैं आप, गर्मी की वजह से लोगों को पसीने बहुत छूटते हैं, तो हमें वो उस पसीने या उस तरह के जो मॉइस्चर है उसको दूर करना है। तो जब मॉइस्चर को दूर करना है तो वहां पे क्या अपनाएंगे, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन किस में यूज होता है आपका, समर एयर कंडीशनिंग में। लेकिन विंटर एयर कंडीशनिंग में कूलिंग की जगह पे हीटिंग किया जाएगा, हीटिंग, और आपका क्या बोलते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन की जगह पे यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन किया जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें होगा क्या, ह्यूमिडिफिकेशन में कि जैसे आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर जो होंगे वो तो सूखते जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए ह्यूमिडिफाई करेंगे। मतलब ह्यूमिडिफाई करने का मतलब ये है कि मॉइस्चर कंटेंट और बढ़ा देना, वाटर का ड्रॉपलेट और बढ़ा देना। तो वाटर का ड्रॉपलेट और बढ़ा देंगे तो हीटिंग का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका बॉडी जो है खराब होने लगे या क्या बोलते हैं कहीं कहीं पे छाले जैसा पड़ जाए। तो ये मेरा क्या है, समर के लिए कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन और विंटर के लिए हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन किसके लिए बोला है, समर के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ट्रू यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का देखते हैं, इस पेपर का देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन द कूलेंट इन योर एयर कंडीशनर स्टार्ट लीकिंग। मान लीजिए कि एसी में जो कूलेंट हम लोग डाले हुए हैं, एसी का कूलेंट जो है, एसी जो है आपका, उसमें का जो कूलेंट है वो क्या होने लगे, लीक होने लगे। क्या होने लगे, लीक होने लगे। तो जब कूलेंट लीक होगा, द टेम्परेचर विल बी वेरी एंड द यूनिट विल नॉट परफॉर्म एक्यूरेटली। बिल्कुल। तो जो कूलेंट हम लोग डालते हैं तो वो क्या करके रखता है कि जो आपका एसी उसी जो भी चल रहा है उसके टेम्परेचर को बनाए रखता है ताकि उसमें कोई फॉल्ट ना आए। तो जब ये लीक करने लगेगा तो आपका जो यूनिट है या जो अभी आपका एसी है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो आई होप आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव जो थे वो बिल्कुल समझ में आए होंगे, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।